प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे कठिन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। सिलेबस की अच्छी समझ नहीं होती तो हमारी पूरी तैयारी डायरेक्शन लेस हो जाती है। इन डेप्थ में आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि यूपीएससी ने यहाँ सामान्य विज्ञान लिखा है, लेकिन सामान्य विज्ञान में वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो रिसेंट के मुद्दे हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित घटनाएं भी हो रही है, राजनीतिक घटनाएं भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। ज्योग्राफी में भी, एनवायरनमेंट में भी बहुत कुछ है। नेचुरल गैस पे, कोल बेड मीथेन पे, शेल गैस पे प्रश्न पूछा। कई बार समाचारों में भी चर्चा में आ जाता है कि फला आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ है, 150वीं वर्षगांठ है। वैसे भी ध्यान रखना। हेलो स्टूडेंट, PW ओनली IAS के इस YouTube चैनल पे मैं नवीन तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स संपूर्ण सिलेबस की जानकारी। बच्चों, मैं ये कहूंगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे कठिन स्क्रीनिंग एग्जाम है। हर साल लाखों बच्चे प्रीलिम्स में बैठते हैं और पहले ही पेपर में लगभग 90% बच्चे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रीलिम्स के सिलेबस को अंडर एस्टिमेट करना। और क्योंकि सिलेबस की अच्छी समझ नहीं होती तो हमारी पूरी तैयारी डायरेक्शन लेस हो जाती है। आज की इस क्लास में मैं आपको वो सिलेबस नहीं बताऊंगा जो आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखते हैं, बल्कि मैं आपको वो सिलेबस दिखाऊंगा जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, 27 और 28 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये पूरी वीडियो आपकी तैयारी की पूरी दिशा को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेज में होता है। पहला जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। फिर उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर जाते हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं, जिसको हम मेंस एग्जाम कहते हैं। और जो मेंस एग्जाम की मेरिट को भी क्वालिफाई कर जाते हैं वो फाइनली पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे आप इंटरव्यू बोलते हो, उसके लिए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का, और एक होता है CSET का। जीएस का जो ये पेपर होता है 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और CSET के जो पेपर है वो भी 200 मार्क्स का है, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम मुख्य परीक्षा में आते हैं। ऐसे का पेपर होता है 250 नंबर, जिसे आप निबंध कहते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 होता है। 4 जनरल स्टडीज के पेपर है। आपने जो भी ऑप्शनल चुना है उस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल चुना है और आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो आपको 2 पेपर मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में आपको 2 क्वालिफाइंग पेपर और मिलेंगे, जिसमें एक इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर होता है जो सब बच्चों को इस पेपर को क्वालिफाई करना ही होगा। और फिर इंडियन लैंग्वेज का एक पेपर होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। और फिर होता है लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आज का हमारा विषय है यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी हर साल प्रारंभिक परीक्षा के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे होते हैं तो हर साल नोटिफिकेशन निकालता है। जैसे इस साल 2026 के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी को आएगा। तब उस नोटिफिकेशन में वो सिलेबस भी बताता है। तो सिलेबस में जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस, आप देखना बच्चा यूपीएससी ने क्या लिखा है उसमें। उस सिलेबस में लिखा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। सेकंड लिखा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थर्ड लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। चौथा लिखा है भारतीय राज्यतंत्र और शासन,
संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे आदि। फिर आगे लिखा है उसने आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। उसके बाद नंबर 6 है पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। वो कह रहा है आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में आपको ऐसे स्पेशलाइजेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर लास्ट में है सामान्य विज्ञान। तो अब आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के नाम पे यूपीएससी सिर्फ इतना ही सिलेबस देता है। तो अगर मैं कहूं ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये करंट अफेयर हो गया। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री हो गया। भारत और विश्व भूगोल, ये जिसको आप ज्योग्राफी के नाम से पढ़ते हो। फिर भारतीय राजतंत्र और शासन, जिसे आप पॉलिटी कह रहे हो। आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसको आप इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो। पर्यावरण और पारिस्थितिकी या जैव विविधता, ऐसे मुद्दे हैं, इसको आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विषय के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। हालांकि यूपीएससी ने यहां सामान्य विज्ञान लिखा है, लेकिन सामान्य विज्ञान में वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो रिसेंट के मुद्दे हैं उनसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो इससे बच्चा ये बात स्पष्ट हो रही है कि राष्ट्रीय, जैसे इसने लिखा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारी आर्थिक घटनाएं भी हो रही है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित घटनाएं भी हो रही है, राजनीतिक घटनाएं भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। ज्योग्राफी में भी, एनवायरमेंट में भी बहुत कुछ है। इसका मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा का यूपीएससी का सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन में आता है, उससे हमें कोई विशेष डायरेक्शन नहीं मिलती। हमें इन टॉपिक को डिकोड करना होगा। हमें इन टॉपिक को डिकोड करना होगा। और डिकोड कैसे करें? क्या मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो मैं करंट अफेयर में पढ़ाना शुरू कर दूं? मेरा मन जो करे उसको क्या मैं हिस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दूं? जैसा मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगे क्या मैं वैसा पढ़ना या पढ़ाना शुरू कर दूं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है। तो हमें समझ कैसे मिलेगी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है? हमारे पास सिर्फ एकमात्र जो सबसे बेहतरीन स्रोत है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर हम पिछले 15, 20, 25 साल के सारे वो क्वेश्चंस देखें जो करंट अफेयर से आए हैं, हिस्ट्री से आए हैं, ज्योग्राफी से आए हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से और साइंस से, तो हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि इन्हीं सिलेबस के इन टॉपिक पे यूपीएससी किस डेप्थ तक जा रहा है, किन चीजों पे प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपको लगातार बोला था, अभी शुरुआत में भी बोला था और हमेशा बोलता भी रहता हूं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बच्चा सबसे टफ स्क्रीनिंग एग्जाम है, सबसे टफ है। आपके 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 6-7 लाख बच्चे प्रीलिम्स में अपियर होंगे, 11 से 12 हजार केवल मुख्य परीक्षा लिखेंगे। और वो जो पेपर फर्स्ट है हमारा जनरल स्टडीज का, 90% बच्चे उसी से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है आज का पेपर बिगड़ गया। क्यों? पता ही नहीं था। और हमने यूपीएससी के सिलेबस को कभी उसके पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आज का ये सेशन आपके लिए इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वैसा आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। जबरदस्त इन डेप्थ एनालिसिस करके लाया हूं आप लोगों के लिए। ये मैंने यहां पे इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिखा दिया। आपको लगे सर इंग्लिश वाले में क्या पता कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, वही सारी बातें हैं जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। तो अब हम डिकोड कैसे करें? तो यूपीएससी का सिलेबस, हमें प्रीलिम्स का सिलेबस डिकोड करना होगा और डिकोड करेंगे हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पहले यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई है पिछले 15, 20, 25 सालों में, हर साल एग्जाम हुआ है, तो वहां से क्या हम सिलेबस को समझ सकते हैं। तो उसी के तहत मैं शुरुआत करूंगा। आपके सामने पूरा चार्ट लेके आया हूं, आप देख सकते हैं।
साल 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पिछले 15-16 सालों का ये आपके पास पूरा यूपीएससी पीवाईक्यूज का एक सब्जेक्ट वाइज मैंने यहां पे एनालिसिस दिया है। देखो, भूगोल और जो मानचित्रण है, मैपिंग है, 2011 से 2025 तक कितने क्वेश्चन आए हर साल। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, क्योंकि सिलेबस में लिखा है, तो उससे 2011 से 2025 तक हर साल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था पे साल 2011 से 2025 के बीच में हर साल कितने क्वेश्चन पूछे। राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक पे, जिसको हम पॉलिटी कह रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे। इतिहास में कितने प्रश्न पूछे। और उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अभी तक यूपीएससी ने साल 2011 से 2025 तक हर साल कितने क्वेश्चन पूछता है इस वाले टॉपिक से, और करंट अफेयर से क्या क्या पूछा है। तो यही सब कुछ यहां पे भी लिखा है बच्चा। देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये 7 विषय है, और इधर इन 7 विषय का मैंने आपको एनालिसिस करके दिया। तो ये चार्ट आपकी स्टडी टेबल पे लगा हुआ होना चाहिए। ओके, ये बात याद रखना बच्चों। ये चार्ट आपके जहां पे भी आप स्टडी करते हो सामने वॉल पे लगा लेना। आपको ये वेटेज पता होना चाहिए। लेकिन बात केवल यही से समाप्त नहीं होगी, हमें इसको और भी ज्यादा डिकोड करना पड़ेगा। और डिकोड के लिए मैं थोड़ा आगे चलता हूं। एक एक विषय पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, भूगोल की बात करूं, तो 2011 से 2025 के बीच में किन टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। जैसे कॉस्मोलॉजी, जिसको आप बोलते हो ब्रह्मांड विज्ञान, अभी तक 2011 से 2025 में 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। क्लाइमेटोलॉजी पे 22 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। समुद्र विज्ञान, जिसको ओशनोग्राफी कहते हैं, उस पे 10 प्रश्न आए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पे 10 प्रश्न आए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे 42 से ज्यादा प्रश्न आए हैं। और इंडिया ज्योग्राफी पे 100 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, यहां हमें समझ में आता है कि कॉस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, किस तरह से इन टॉपिक से यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। ये पिछले 2011 से 2025 तक के यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से कहां से कितने प्रश्न पूछे हैं, ये मैं वो आपके सामने पूरा एनालिसिस लेके आया हूं। तो अब अगला मुद्दा ये आएगा कि भाई ये जो कॉस्मोलॉजी है, इस पे कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है। ये जलवायु विज्ञान है, इस पे कौन कौन से टॉपिक पे प्रश्न पूछा है। समुद्र विज्ञान पे किस पे पूछा है। भारत का भूगोल और विश्व भूगोल से किन मुद्दों पे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम इस पे बात करेंगे। तो जैसे ब्रह्मांड विज्ञान है, 7 प्रश्न आए हैं। तो वो 7 प्रश्न किन टॉपिक से आए हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं से 3 प्रश्न आए हैं। पृथ्वी का झुकाव, घूर्णन और परिक्रमण के क्या प्रभाव है, उससे 4 प्रश्न आए हैं। तो ये 7 प्रश्न ऐसे हुए हैं। तो ये वाला पार्ट जो पृथ्वी का झुकाव, घूर्णन है, मैंने इसी विषय के अंदर रख लिया, क्योंकि स्पेस के अंदर अर्थ का मोशन है ये। ओके, फिर आया जलवायु विज्ञान, 22 क्वेश्चन आए हैं। वायुमंडल की परत और संरचना से 3 प्रश्न आए हैं। तापमान और सूर्यताप वाले टॉपिक से 4 प्रश्न आए हैं आज तक। आर्द्रता और बादल से 2 प्रश्न आए हैं। पवन और संबंधित बलों पे 4 प्रश्न आए हैं। मानसून पे 2 प्रश्न, चक्रवात और तूफानों पे 3 प्रश्न, और विश्व जलवायु प्रदेशों पे 3 प्रश्न। देख रहे हो, ये होता है सिलेबस को तोड़ना, और ये होता है एक्चुअल सिलेबस। तो इससे हमें वेटेज पता चल रहा है बच्चा, हमें टॉपिक पता लग रहा है कि इन टॉपिक पे हमें बहुत अच्छी कमांड करनी है। ये बात ध्यान रखना, तभी आपको यूपीएससी टॉपर्स कहते हैं। पीवाईक्यूज को लगातार देखो, प्रारंभिक परीक्षा के पीवाईक्यूज को देखो, मुख्य परीक्षा के पीवाईक्यूज को देखो, वहां से आपको ट्रेंड समझ में आएगा, वहां से टॉपिक और सिलेबस समझ में आएगा, आपको किस विषय पे किस डेप्थ तक जाना है ये समझ में आएगा। आगे चलते हैं। समुद्र विज्ञान में महासागर के तापमान से 2 प्रश्न आए हैं। जल संसाधनों और उनके वितरण से 3 प्रश्न आए हैं। महासागरीय धाराओं से 2, ज्वार भाटा से 1 प्रश्न आया है। एक टॉपिक है UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इस पे 2 प्रश्न आए हैं। तो जब आप
ओशनोग्राफी पढ़ेंगे मुझसे तो ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब आप मुझसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तो वो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, और जब आप मुझसे ब्रह्मांड विज्ञान पढ़ोगे तो वो जो सारे टॉपिक मैंने आपको दिखाए मैं वो आपको अवश्य पढ़ाऊंगा। फिर आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। इस पे कौन कौन से टॉपिक है? पहला तो भूकंप विज्ञान पे, पृथ्वी का विकास और जीवन की उत्पत्ति पे एक प्रश्न है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन लाने वाले बल 3 प्रश्न आए हैं। ज्वालामुखी उद्गार से 1 प्रश्न आया है। अपक्षय और अपर्दन वाला जो टॉपिक है उससे 3 से 4 प्रश्न आए हैं। तो जब आप ये भी मुझसे पढ़ोगे, क्योंकि मैं बेसिकली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की फैकल्टी रहूंगा आपकी, तो ये सारे विषय आपको मुझसे पढ़ने को मिलेंगे बच्चों। ओके, PWOnlyIAS के प्लेटफॉर्म पे। फिर आता है भारत के भूगोल पे जो 100 प्रश्न आए हैं वो किन किन टॉपिक से आए हैं। तो जैसे भारत का संसाधन है, जैसे 11 प्रश्न है। कोयले पे, नेचुरल गैस पे, कोल बेड मीथेन पे, शेल गैस पे प्रश्न पूछा, गोल्ड पे, यूरेनियम पे, मोनोजाइट पे, इल्मेनाइट पे, ड्यूटाइल पे, बेंटोनाइट पे, क्रोमाइट पे और माइनर मिनरल्स पे प्रश्न पूछे। तो ये 11 प्रश्न भारत के भूगोल से, संसाधन से पूछे गए। आधारभूत संरचना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, ओके, नेशनल हाईवेज है, पोर्ट्स है, इस पे आपके 4 प्रश्न पूछे गए। वनस्पति पे 9 प्रश्न पूछे गए। जैसे मोरिंगा आपकी एक वेजिटेशन है जिसे आप सहजन बोलते हो, जैक फ्रूट है जिसे आप कटहल बोलते हो, पाम के ऊपर प्रश्न है, मैंग्रोव के ऊपर क्वेश्चन है, जीवित जो आपके रूट ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज है जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में देखने को मिलते हैं, उन पे प्रश्न है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों पे प्रश्न है। उसके बाद प्रमुख जो वनों के प्रकार भारत के अंदर कौन से है उस पे प्रश्न है। हिमालय के अंदर कौन कौन सी वनस्पति मिलती है उस पे प्रश्न है। फिर जल संसाधन पे 20 क्वेश्चन है। नदियां, उनकी सहायक नदियों पे, लेक्स पे है, नदियों के ऊपर जो मंदिर है, जलप्रपात है, नदियों को आपस में जोड़ने की जो सरकार की योजनाएं हैं उस पे प्रश्न है। जल संरक्षण पे प्रश्न है। रिवर और वो कौन कौन से राज्यों से होके जा रही है उस पे प्रश्न है। रिवर कहां से उत्पन्न होती है उस पे प्रश्न है। तो ये 20 क्वेश्चन बच्चा इससे आए। फिर कृषि, सिंचाई और योजनाओं से क्वेश्चन आए। अलग अलग फसलों पे क्वेश्चन पूछे, कभी मक्का पे पूछा, कभी गन्ने पे प्रश्न पूछा, है ना, कभी मटर फैमिली पे, कभी खरीफ की फसलों पे, कभी चाय पे, कभी चीनी उद्योग पे। फिर MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्वेश्चन है। ओके, वाटर एफिशिएंसी पे है, जल दक्ष, इनमें से 4-5 फसलों के नाम दे देगा, बोलेगा कौन से सबसे ज्यादा जल दक्ष फसलें है। बीज पे क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्ष्म सिंचाई और के जो आपके ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप है ना, टपक सिंचाई है, सूक्ष्म सिंचाई है, कि सूक्ष्म सिंचाई के जितने भी रूप है उन सब पे प्रश्न है। जीरो टिलेज पे क्वेश्चन आया। फसलों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है उस पे प्रश्न आया। हालांकि इनमें से कुछ टॉपिक आप इकोनॉमी में पढ़ोगे, लेकिन इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे होंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो अगर आपने सिलेबस को इस तरीके से डिकोड किया हुआ है, तो अगर बाकी किसी विषय में या करंट अफेयर में कोई भी मुद्दा चर्चा में रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस डिकोड किया हुआ है, आप जानते हो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर का बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना बच्चा। तभी हर साल सारे टॉपर्स आपको बोलेंगे PYQs जरूर देखिए, पहले यूपीएससी ने किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, उससे आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पे किस डेप्थ तक यूपीएससी जा रहा है। ओके, बहुत सारी कृषि की योजनाएं हैं, उन पे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर पर्वत, पहाड़, चोटियों पे प्रश्न पूछे गए, 5 क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। ग्लेशियर्स पे क्वेश्चन है, मृदा के ऊपर क्वेश्चन है, अक्षांश, देशांतर और कौन सा स्थान कहाँ है उस पे क्वेश्चन है। चर्चा में रहने वाले कुछ स्थल है उन पे प्रश्न है। बहुत सारे आपकी परियोजनाएं हैं और विद्युत संयंत्र है उस पे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, भारत का जो वन आवरण है उस पे प्रश्न है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपकी जनजातियों पे और समुदायों पे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखा किस तरीके से हम ज्योग्राफी के सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं। देखो सिलेबस में क्या लिखा हुआ था बच्चा, सिलेबस दिखाता हूं मैं आपको। सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है? भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसमें यूपीएससी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि ये टॉपिक पढ़ो, यहां से पढ़ो, ऐसा पढ़ो।
ये सिर्फ PYQs के जरिए ही हो सकता है। तो PYQs को रेगुलर देखना है हमें। ये बात जो बच्चा जितना जल्दी और जितना अच्छे से समझ जाएगा उसकी जर्नी उतनी ही बेहतरीन हो जाएगी। चलिए आगे चलता हूं। विश्व भूगोल पे कौन कौन से प्रश्न पूछे? वर्ल्ड ज्योग्राफी पे दुनिया के संसाधन पे, वर्ल्ड रिसोर्सेज पे, कोबाल्ट पे, गोल्ड पे, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, चावल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मत्स्यन क्षेत्र के ऊपर प्रश्न पूछा है, कोकोआ पे, पीटलैंड पे प्रश्न पूछा है, वनस्पति पे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति और वनों पे प्रश्न पूछे गए हैं, दुनिया की रिवर्स पे, लेक्स पे और सागरों पे प्रश्न पूछे गए हैं, मानव भूगोल में सोशल कैपिटल पे, सामाजिक पूंजी पर और टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर पे प्रश्न पूछा गया क्या होता है, दुनिया की माउंटेन रेंजेस पे प्रश्न पूछे गए हैं। ये हो गया बच्चा। मैपिंग में जो बहुत सारा, जैसे अफ्रीका से आज तक जो प्रश्न पूछे, अफ्रीका के नदी बेसिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अफ्रीका में बहुत सारे जो करंट अफेयर में विवादित क्षेत्र है उस पे प्रश्न पूछा, वहां की वनस्पति पे, झील पे, संसाधनों पे कौन कौन सी बीमारियां है उस पे प्रश्न आया। अफ्रीका से आज तक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे। वहीं अगर पश्चिमी एशिया की बात करूं या मध्य पूर्व एशिया की बात करूं, वहां पे विवादित क्षेत्र क्या है, करंट अफेयर में कोई लोकेशन थी, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, देशों के बीच में जो सीमा विवाद है, किन किन देशों के बीच में, दक्षिणी चीन सागर का क्या मुद्दा है, ईस्ट चाइना सी में क्या चल रहा है, यूरोप के अंदर भी विवादित क्षेत्र है, कौन से देश की सीमा किस देश से लगती है, वहां के सागर कौन से है ना, देश और उनकी सीमाओं पे प्रश्न है और करंट अफेयर है। तो ये हम किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इनमें से बहुत सारा पार्ट करंट अफेयर का भी है और बहुत सारा पार्ट जो स्टैटिक आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो वो भी है बच्चों। तो समझ लिया हमने ज्योग्राफी को किस तरह से डिकोड किया। फिर अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट में भी साल 2013 से 2025 के बीच में कहां से प्रश्न आए। हमने यहां संरक्षण के ऊपर प्रश्न, संरक्षण वाला जो टॉपिक है, ओके, विभिन्न जीव जंतु और वनस्पति के संरक्षण को लेके हमारे क्या एफर्ट्स है, बहुत सारी स्पीसीज के ऊपर प्रश्न है, वनस्पति और पशुओं की, पक्षियों की प्रजातियों पे प्रश्न है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कन्वेंशन है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, उस पे प्रश्न पूछे गए हैं, इकोसिस्टम क्या होता है उसके बेसिक्स पे प्रश्न पूछे गए, प्रदूषण का क्या मुद्दा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे पर्यावरण और उससे संबंधित मुद्दों को टैकल करने की सरकार के कानून कौन से है, सरकार की पहल कौन सी है, उस पे प्रश्न पूछा गया, ग्रीन हाउस गैस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर में जितना भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें हैं और जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले टॉपिक पे टेक्नोलॉजी कहां कितना रोल प्ले कर रही है उस पे प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं यहां सब पे बताया। कंजर्वेशन पे अभी तक 18 क्वेश्चन पूछे, प्रजातियों पर कितने 40 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर 34 क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के बेसिक्स पे 7 क्वेश्चन है, पोल्यूशन पे 24 क्वेश्चन है, सरकारी पहल योजनाओं नीतियों कानूनों पर 22 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे मुद्दे सुनते हो, इस पे भी प्रश्न है, और करंट अफेयर पे भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा है जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। तो जब हमें ये टॉपिक करना है, एनवायरमेंट को पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डोमेन में हमारी तैयारी होनी है। जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो इस हिसाब से हमें पढ़ना है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा और सपोज करो मुझसे पढ़ रहा है या बाकी किसी फैकल्टीज से पढ़ रहा है, तो आप जब मेरी क्लासेस देखोगे आपको समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल इसी हिसाब से आपको यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। तो ये, और अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तब आपको अपनी तैयारी को बच्चा इस तरीके से बांटना होगा। ये काम मैंने आपके लिए थोड़ा आसान किया है ताकि आप समझ पाओ। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि मैंने 4 किताबें उठा के ले आया, एनसीईआरटीज ले आया, कुछ स्टैंडर्ड बुक ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया। ये सेल्फ स्टडी का केवल ये मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी के अंदर भी स्ट्रेटजी है, सेल्फ स्टडी के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट है, सेल्फ स्टडी में भी प्लानिंग है। तो आपको हर लेवल पे उतना बेहतरीन तरीके से सोचना होगा। यूपीएससी एग्जाम को बिल्कुल जैसा यूपीएससी आपसे उम्मीद करता है वैसे ही देखना होगा बच्चा।
ओके, क्योंकि अगर विदाउट डायरेक्शन आप तैयारी कर रहे हो तो कोई भी साल आपका अंतिम साल हो सकता है इस एग्जाम में, ये बात अवश्य याद रखेंगे। फिर आया हमारा बच्चा इकोनॉमी का क्या पैटर्न है साल 2011 से 2025 के बीच में। तो इकोनॉमी के करंट अफेयर पे 80 से ज्यादा प्रश्न पूछे। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट है बच्चा, बेसिक कंसेप्ट हो गए इकोनॉमी के अंदर, आप जानते ही हो, कीवर्ड्स हो गए बहुत सारे, है ना, पूंजी बाजार हो गया आपका, है ना, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, CRR, है ना, और उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके, और उसके बाद बहुत सारे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। ये आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आप इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है, GDP है, GNP है, वो सारे कंसेप्ट क्या आपके क्लियर है। बैंकिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, कैसे काम करते हैं, उस पे प्रश्न है, 80 से ज्यादा प्रश्न है। फिर बहुत सारे जो कार्यक्रम और सरकारी योजनाएं हैं उस पे प्रश्न है आपके। एक सेकंड रुको, देखो बहुत इकोनॉमी के अंदर ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, बोलेगा साल 2000 से 2020 के बीच में या पिछले एक दशक में ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ ट्रेंड पूछेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस पे प्रश्न है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, नाबार्ड है, स्टार्टअप्स है, इन पे प्रश्न है। तो जब आप इकोनॉमी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा है बच्चा, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट और करंट अफेयर पे यूपीएससी का सबसे ज्यादा फोकस है, समझे। और उसके बाद कहाँ है आपके बहुत सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेबी हो गया बच्चा, है ना, आपका RBI हो गया, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या इनका रोल है, इस टाइप के प्रश्न भी है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के बाद, हम बात करते हैं पॉलिटी की। 2011 से 2025 के बीच के कौन से टॉपिक रहे बच्चा? संवैधानिक विकास, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है आपका, उस पे 5 प्रश्न पूछे गए आज तक, है ना। उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, 31 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद संसद पे 32 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे गए हैं। बहुत सारी समिति, आयोग और परिषद है, 7 क्वेश्चन पूछे गए। बजट के ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए, न्यायपालिका के ऊपर 4 प्रश्न है, प्रमुख पद और उससे जुड़ी हुई शक्ति कौन कौन सी है, ओके, ये देखो 28 से ज्यादा प्रश्न है। उसके बाद आप देख लो स्थानीय शासन है, उस पे लोकल गवर्नेंस है, उस पे 16 से ज्यादा, 16 के आसपास प्रश्न है। संवैधानिक संस्थाएं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उस पे 5 प्रश्न पूछे गए। अनुसूचियां है, उस पे 16 प्रश्न पूछे गए। और जो महत्वपूर्ण पॉलिटी के कंसेप्ट है उस पे प्रश्न पूछे गए, जैसे पूछ लेंगे स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, समानता क्या है, ओके, तो कुछ बेसिक्स ऐसे कंसेप्ट है उस पे प्रश्न पूछे गए। तो ये आपका पॉलिटी है, समझ रहे हो, सिलेबस में प्रीलिम्स में क्या लिखा है और हमें क्या पढ़ना है। आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा, उसके बाद हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री में आप जानते हैं हिस्ट्री में क्या है बच्चा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और आर्ट एंड कल्चर, प्राचीन भारत का आर्ट एंड कल्चर, मध्यकालीन भारत का आर्ट एंड कल्चर और आधुनिक भारत में आर्ट एंड कल्चर क्या रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर तो तीनों में है। ओवरऑल प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पे प्रश्न देखिए बच्चा। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा साल 2011 से 2025 के बीच में प्राचीन भारत से 97 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए अभी तक, टोटल 11 से 25 के बीच में। मध्यकालीन भारत में 27 और आधुनिक भारत में 134 से ज्यादा प्रश्न पूछे, यानी कि हमारा सबसे ज्यादा वेटेज यूपीएससी ने किस पे दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री पे, उसके बाद एंशिएंट पे, और तीसरा है मध्यकालीन भारत, समझे। और इसका मतलब ये नहीं कि मध्यकालीन भारत से तो 27 ही क्वेश्चन आए हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, नहीं, क्या पता जिस साल आप दो उस साल आ जाए। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हमें ओवरऑल वेटेज पता होना चाहिए। तो ये हमने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न का वेटेज मैंने आपको दिखाया है। फिर देखो एंशिएंट हिस्ट्री पे किससे क्वेश्चन आए हैं, मैंने तोड़ के दिया है यहाँ पे। हड़प्पा वैदिक सभ्यता से प्रश्न है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, षड दर्शन पे प्रश्न है। बहुत सारे स्थल है, पुराने शहर है, बंदरगाह है, राजनीति राजधानी शहर रहे हैं, उस पे प्रश्न है। मंदिर और स्थापत्य कला की शैलियों पे प्रश्न है। प्रसिद्ध गुफाएं है, संगम काल पे प्रश्न है। प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार कौन है, इस पे प्रश्न है।
अशोक और उसके शिलालेख और स्तंभ लेख पे प्रश्न है, आपके क्षेत्रीय राजवंश पे प्रश्न है, प्राचीन भारत से जुड़ी हुई प्रशासन की बहुत सारी शब्दावलियां है, उस पे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है। आगे बात समझ में? तो ये पूरा वेटेज देख सकते हो, इसका पूरा वेटेज भी दिखा दिया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता से आज तक 8 प्रश्न है, बौद्ध जैन धर्म से 32 प्रश्न है, स्थल पुराने शहर राजधानी शहर से 11 प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य कला की शैली से 7 प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफाओं से 8 प्रश्न, संगम काल से 4 प्रश्न, प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार पे 8 प्रश्न, अशोक उसके शिलालेख स्तंभ लेख पे 7 क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजवंशों पर 5 प्रश्न है और विविध शब्दावलियों पे 9 प्रश्न है। इसको बोलते हैं सिलेबस, पीवाईक्यू को पढ़ना और पीवाईक्यू को डिकोड करना और उससे अपने सिलेबस को डिजाइन करना। तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी बच्चों ध्यान रखना, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी बुक्स पढ़ने से नहीं होती। उसकी जो शुरुआत है, अगर मैं कहूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की शुरुआत करना चाह रहे हो तो किताबों का बंडल लाने से पहले समझना होगा इस एग्जाम को, इसके सिलेबस को, इसके पैटर्न को और यूपीएससी किस टॉपिक पे कहां कहां जा रहा है और कितना जा रहा है। ये सब समझने के बाद फिर हमारी किताबों की दुनिया की शुरुआत होगी। हमारी सेल्फ स्टडी की शुरुआत होनी चाहिए उसके बाद, या हम किसी कोचिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं, है ना, या कोचिंग के द्वारा अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं, उसमें कोचिंग का कोई रोल है, सेल्फ स्टडी है, जो भी है, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन ये चीजें जरूरी है बच्चों। फिर मेडिवल हिस्ट्री से बहुत सारी शब्दावलियों पर, महत्वपूर्ण स्थल से विदेशी यात्री कौन कौन आए उस पर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संतों के ऊपर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर प्रश्न है। फिर यहां देखिए पूरा मेडिवल हिस्ट्री को भी मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। मेडिवल हिस्ट्री में 35% क्वेश्चन किससे आए हैं? विविध शब्दावलियों से आए हैं। उसके बाद भक्ति, सूफी आंदोलन और संतों पे 23% क्वेश्चन आए। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थल के ऊपर 18% क्वेश्चन आए, जितने भी टोटल पूछे गए। विजयनगर साम्राज्य जो हो गया उस पे भी आपके टोटल क्वेश्चन का 18% विजयनगर साम्राज्य पे है, और विदेशी यात्री हो गए उस पे आपके 6% प्रश्न है। टोटल जितने क्वेश्चन पूछे गए 27 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो 27 क्वेश्चन कैसे कैसे है ये पूरा आपके सामने पूरा चार्ट दिया है मैंने। मॉडर्न हिस्ट्री से क्या है? बहुत सारी समितियों पे, कंपनी शासन से आजादी तक की महत्वपूर्ण घटनाएं और घटनाक्रम पे प्रश्न है। विभिन्न संगठनों पर धन का बहिर्गमन, उससे संबंधित क्वेश्चन है। विभिन्न आंदोलन और विद्रोह, करंट अफेयर सहित, है ना, कई बार समाचारों में भी चर्चा में आ जाता है कि फला आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ है, 75वीं वर्षगांठ है, 150वीं वर्षगांठ है, वैसे भी ध्यान रखना। फिर भू राजस्व व्यवस्था पर है, अधिनियम है 1773 से 1947 तक का। फिर धर्म और समाज सुधार आंदोलनों पर, उनसे जुड़ी संस्थाओं पर और विभिन्न व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिर ये प्रश्न, जो ये पूरे टॉपिक है जो मैंने बताया, किससे कितना प्रश्न पूछा गया। देखो बच्चा, यहां पे देखो आप, विभिन्न समितियों पर 3 प्रश्न है, कंपनी शासन से आजादी तक 36 प्रश्न है, हाई वेटेज है। मैं तभी तो बोल रहा हूं कि आपने प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत सारी वेबसाइट पे देखा जरूर होगा या पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जैसा मैं दिखा रहा हूं वैसा शायद आपका ये पहला अनुभव हो, है ना। फिर उसके बाद विभिन्न संगठनों पर 20 प्रश्न है, धन के बहिर्गमन पर 4 प्रश्न है, आंदोलन विद्रोहों पर 22 प्रश्न है, भू राजस्व व्यवस्था पर 6 प्रश्न है, अधिनियम 1773 से 1947 तक 13 प्रश्न है, और धर्म समाज सुधार आंदोलनों पर, संस्थाओं पर, व्यक्तित्व पर 26 प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद आ जाते हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 2015 से 2025। कहां से प्रश्न है बच्चा? जैव प्रौद्योगिकी पर और आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर 11 प्रश्न है, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पर 12 प्रश्न है, डिजिटल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे 19 प्रश्न है, नाभिकीय जो ऊर्जा और उससे जुड़ी हुई तकनीक पे 9 प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 प्रश्न है, मानव शरीर और उससे संबंधित जितने भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे, जो भी नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको न्यूज देखने को मिल रही है, उससे 18 प्रश्न है। ओके, और अलग अलग घटनाएं हैं और उसके पीछे का जो विज्ञान है उस पे आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो
अब मैं वापस से आपको वापस लेके जाना चाहूंगा बच्चा, देखो फिर से मैं आपको सिलेबस पे लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा, इससे क्लैरिटी आती है हमें। ये देखो हमारा सिलेबस, ये है हमारा सिलेबस, ये है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो मैंने आपको बताया भारत का इतिहास में कहां से है, एंशिएंट से कितने, मेडिवल से कितने, मॉडर्न से कितने, और किस टॉपिक से कितने। ज्योग्राफी को मैंने कितना डिटेल में बताया आपको, पॉलिटी के टॉपिक बताए, इकोनॉमी के बताए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो यूपीएससी ने सिर्फ इतना दिया है सिलेबस के नाम पे, और हमने कितना डिकोड करना है, इसके बाद हम अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है बच्चों। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, ये छोटा सा सेशन था, ओके, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको मैं क्लैरिटी दूं। तो आप में से जो भी बच्चे 2026, 27, 28, 29, 30 में जो भी आपका टारगेट ईयर है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बाय।